आज हमें पढ़ना है फ्रैक्शन के बारे में। घर्षण क्या है? घर्षण घर्षण क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयत्न करती है तो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं या घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि घर्षण के अंतर्गत विराम कोण क्या है। विराम रिपोज एंगल क्या है? तो विराम कोण क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाए, क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाए, मतलब ऐसा कुछ। जब कोई वस्तु क्षैतिज के साथ किसी कोण से झुकी हुई हो, जैसे क्या होता है, गाड़ी निकालने के लिए बनाया जाता है रपटा, वैसा कुछ है यहाँ। तो ये कहलाता है साइंस की भाषा में नत समतल। ये क्या कहलाता है? नत समतल। तो ओ ये नत समतल है। ये क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना रहा है और इससे क्या हो रहा है कि जो वस्तु रखी है कोई, वह किस अवस्था में? संतुलन में है। मतलब थोड़ा ही और ऊपर उठा दिया जाए तो वस्तु गति करने लगेगी। मतलब यह संतुलन की स्थिति में है या सीमांत संतुलन की स्थिति में हो। मतलब एक सीमा तक यह संतुलन में, इसके बाद वह गति करने लगेगी। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में हो तो ये कोण विराम कोण कहलाता है। रिपोज एंगल थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई वस्तु है जो नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में हो या विराम की स्थिति में हो, तब नत समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, नत समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, विराम कोण कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु पर कुल कितने बल कार्य करेंगे? हम जानते हैं भार बल हमेशा भार बल मतलब क्रिया बल। क्रिया बल को ही न्यूटन ने बताया था F बराबर ma होता है। ये पृथ्वी के कारण जी बन जाता है तो यह क्रिया बल ही भार बल कहलाने लगता है। ठीक है, तो भार बल नीचे की ओर कार्य करता है हमेशा। और जो प्रतिक्रिया बल होता है, ये हम पढ़ चुके न्यूटन के गति के तृतीय नियम से आर, ये होता है अविलंब प्रतिक्रिया बल। क्या है? अविलंब। लंबवत लगता है, ये अविलंब है तो प्रतिक्रिया बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल ये लंबवत वस्तु के ऊपर की ओर कार्य करता है। ओ ए के लंबवत ये कार्य करता है। ठीक है, तो यदि होता क्या है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल संतुलन की स्थिति में बराबर और विपरीत होने चाहिए। तो ये विपरीत नहीं है, ये यहाँ कार्य करता है अच्छा गया। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसे बराबर और विपरीत करने के लिए, इसे कि क्रिया बल को प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत करने के लिए हम काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ा दें यदि, तो क्या होगा? ये वस्तु क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना के झुकी हुई है तो यह एक सरल रेखा हो जाएगी। तो ये क्रिया बल भी कितना कोण से झुकाव लेगा? थीटा कोण से। इससे क्या होगा? कोई सदस्य यदि थीटा कोण बनाता है, यहाँ पे प्रक्षेप गति में पढ़ चुके हैं, कोई सदस्य कोण बना रहा है थीटा, तो cos घटक हो जाता है उस सदस्य का और लंबवत होता है उस सदस्य का sin घटक। यहाँ से ये सदस्य है u जैसा, ये सदस्य भार सदस्य बल कैसी राशि है? सदस्य, इसलिए इसे दो भागों में तोड़ा जाता है सदस्य वियोजन। जहां से कोण बनता है cos घटक हो जाता है। cos घटक किसका? और सदस्य का cos घटक होता है। अब ये सदस्य u की जगह क्या है? mg, तो mg का एक कौन सा घटक हो जाएगा? cos घटक। जहां से कोण बन रहा है, कोण यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, आजू बाजू साइन cos होते, परिणामी बीचों बीच होता है। तो परिणाम ये है, cos यहाँ आ गया तो साइन 90 डिग्री पर कहाँ होगा? दूसरी ओर। तो 90 डिग्री कहाँ है? ये है। तो 90 डिग्री से पर कौन सा होगा? साइन घटक होगा। किसका? इसका। जैसे u का होता था बीच वाले का, जैसे साइन हो जाएगा साइन घटक हो जाएगा भार बल का mg का, mg का साइन घटक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक बात समझ में आ रही, क्रिया बल है जो भार बल, उसका कौन सा घटक बराबर विपरीत हो जाएगा? भार बल का cos घटक क्रिया प्रतिक्रिया का कार्य करेगा तो प्रतिक्रिया के बराबर cos घटक कार्य करेगा। तो संतुलन की स्थिति में दोनों
बराबर रहेंगे। ठीक है। और वस्तु का घूर्णबल कौन सा घटक, साइन घटक क्या करेगा, वस्तु को नीचे लाने का प्रयत्न करेगा। तो गति का विरोधी बल कौन सा होता है, घर्षण बल। तो गति का विरोध कब होगा, गति नीचे होना चाहिए। गति कहाँ होना चाहिए, नीचे, ढलान पर। तो गति का विरोधी बल कहाँ लगेगा, तो नष्ट समतल और वस्तु के बीच में विपरीत दिशा में। तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, गति का विरोध करने, मान लिया यहाँ की ओर कार्य करेगा, यहाँ ऊपर की ओर, गति का विपरीत ओर। तो यहाँ स्पष्ट है कि वस्तु पर कितने बल कार्य करता है। वस्तु कोई कोना, वस्तु ए पर, ए भी नहीं, क्या नाम दे रहे हैं, ये यहाँ है। वस्तु बी पर निम्न बल कार्य करता है, वस्तु बी पर निम्न बल कार्य करते हैं। पहला भार बल, भार बल इक्वल mg, तो कहाँ की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो ये कार्य करता है भार बल। ठीक है। दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया होती है जिसे लंबवत के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर। ये कहाँ की कार्य और कार्य कर रहा है, लंबवत, मतलब ओए जो न समतल है उसके लंबवत, ओए के लंबवत। ओए क्या है, न समतल के लंबवत, न समतल लिख सकते, ये कार्य कर रहा है। तीसरा कौन कार्य कर रहा है बल, घर्षण बल। घर्षण बल जैसे स्मॉल एक्स से प्रदर्शित कर रहा है। ये कहाँ लग रहा है, वस्तु और न समतल के बीच में, दो वस्तुओं की संपर्क के मध्य लगता है। इसकी दिशा होगी ऊपर की ओर, मतलब ओ से ए की ओर, ओ ए दिशा में, इस दिशा में, ओ ए दिशा में, ओ ए दिशा में लग रहा है। कहाँ, किस किस के बीच में लगना है, वस्तु और समतल के बीच में। तो ये बल कार्य कर रहा है। और वस्तु किस अवस्था में है, वस्तु संतुलन में है। तो संतुलन की शर्त क्या हो जाएगी, क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल बराबर हो जाएगा प्रतिक्रिया बल। ठीक है। तो प्रतिक्रिया बल क्या है, ये आर है, ये आर है, तो उसके बराबर क्रिया बल, ये नीचे था, तो ये कार्य नहीं कर रहा है, ये कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि इसका विपरीत दिशा में कॉस घटक कर रहा है, कॉस घटक। तो क्रिया बल के क्रिया बल एम जी ना होगा, एम जी का कॉस घटक होगा। तो क्रिया बल एम जी का कॉस घटक लिख देंगे, लिख देंगे, सदिश वियोजन से स्पष्ट है। ये समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है। और देखें, वस्तु ग्राम में है तो वस्तु की गति नीचे होना चाह रही, तो उसके विपरीत दिशा में बैलेंस कौन की है, घर्षण बल बराबर है और विपरीत, तो वस्तु रुकी हुई है। संतुलन की शर्त एक ही लगा दी, तो ये समीकरण बन गया। दूसरा भार बल का, भार बल के कौन से घटक को, एम जी साइन थीटा को, एम जी साइन थीटा को कौन बैलेंस किए, घर्षण बल, वो घर्षण बल संतुलित किए है, संतुलित किए है, मतलब बराबर है और विपरीत है, तभी तो वस्तु नीचे नहीं आ पा रही। अतः संतुलन की स्थिति लगा ही रहे, क्योंकि वस्तु किस में अवस्था में, विराम अवस्था में, तभी तो वो कोण है। अतः एम जी का साइन घटक कहाँ क्यों लग रहा है, एम जी का साइन घटक के बराबर क्या होगा, ये घर्षण बल के विपरीत दिशा में है जो एस, तभी तो ये रुकी है, दोनों बराबर है। ठीक है। तो भार बल को घर्षण बल संतुलित किए, क्रिया बल, प्रतिक्रिया बल को भार बल का कॉस घटक बैलेंस किए है। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है। अब समीकरण हमें क्या चाहिए है, विराम कोण के लिए दो शर्तें होती हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, साइन अपान कॉस कर लें, मतलब टेन थीटा ले आए, टेन थीटा। तो इसके लिए क्या करें, किसी समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दें। तो देखो कौन से समीकरण का भाग दे दें, संतुलन की शर्त लगा रहे हैं, तो समीकरण 2 में 1 का भाग दो, तो
समीकरण 2 भागत समीकरण 1। तो यहाँ क्या है, एम जी साइन थीटा है, तो एम जी साइन थीटा में किसका भाग दे रहे हैं, एम जी कॉस थीटा का। तो यहाँ आ जाएगा एफ के बटे में आर। ठीक है, तो एम जी कैंसिल कर दें हम, एम जी से एम जी कैंसिल, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस मतलब टेन थीटा इक्वल एफ अपॉन आर, इतना आ रहा है। तो हम जानते हैं घर्षण के नियम से, घर्षण के नियम से एफ समानुपाती होता है क्या, घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, इसलिए एफ बराबर म्यू बार आता है। और वस्तु तो म्यू बराबर कितना होता है, एफ अपॉन आर। तो एफ अपॉन आर की जगह बराबर क्या लिख देंगे, इसे कोई समीकरण बना लेंगे 3। ठीक है, और घर्षण के नियम से इसका मान रख देंगे, तो म्यू बराबर, म्यू का मान रखने पर, म्यू का मान रखने पर तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, एफ बटे आर मतलब म्यू। ये हमें सिद्ध करने आ सकता है कि ग्राम कोण की स्पर्शज्या किसके बराबर होती है, घर्षण कोण के, और घर्षण गुणांक के, ये क्या था, म्यू घर्षण गुणांक, म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, म्यू बराबर। तो ये वस्तु रुकी हुई है तो इसे कह सकते हैं स्थितिक घर्षण, तो म्यू लिख दो चाहे म्यू एस, स्थितिक घर्षण गुणांक। तो ये हमें सिद्ध करने आ सकता है कि सिद्ध करें कि स्थितिक घर्षण गुणांक है जो ग्राम कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निगम की बुक में यह है, पेज नंबर 103 पर दिया है, निगम की बुक में कक्षा 11 का है,